हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आपके लिए शानदार अपडेट लेकर आ गया हूं। स्क्रीन पे आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के बारे में है। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जो पहली बार जुड़े हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो दोस्तों वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखे, शुरू से लेके अंत तक देखे। और साथ में आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूले। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर आपके नई वैकेंसी का अपडेट लाया जाता है और उनसे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आता जाता है टाइम टू टाइम, वो भी आपको टाइम से अपडेट कर दिया जाता है और आपको अपडेट मिल जाता है। जिनको नहीं मिलता, कारण एक ही है, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और अगर कर रखा है तो दोस्तों उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया। तो दोस्तों, ये चीजें आपको आपकी जो सेटिंग है आपकी यूट्यूब चैनल पे वो करनी होगी, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं, आपके सामने स्क्रीन पे चल सकते हैं। यहाँ पे आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वापस एक नया बदलाव देखने को मिला है। जो कोई कैंडिडेट पहले से यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, काफी बार फॉर्म भर चुके हैं, चाहे वो आरपीएससी का हो या अधीनस्थ बोर्ड का, ठीक है, वहां पे उन्होंने ओटीआर पहले कर चुके हैं, उन्होंने नया बदलाव अब देखने को मिला है। जो आगामी अब भर्तियां है जनवरी से जो स्टार्ट होंगी, जो भी कोई नई भर्तियां हैं, उनमें ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब बदलाव क्या होंगे, कैसे होंगे और उनका प्रोसीजर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या अपलोड होंगे या पुराने ही वहां पे फेच हो जाएंगे आपका पुरानी आईडी से। तो दोस्तों, ये सारी जो आपका कंफ्यूजन है, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, वही चीज आपको बताने के लिए मैं लेकर आया हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपके लिए नोटिस जारी किया गया था कुछ दिन पहले। तो दोस्तों, आपको पूरा डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, तो दोस्तों आपके लिए जरूरी है पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ये कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है जो आप बीच में स्किप कर दो। इस नोटिफिकेशन को या जो ये नोटिस जारी हुआ है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, तो दोस्तों इसको पूरा कंप्लीट देखना ही होगा। नहीं तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी आधी अधूरी जानकारी आपके ओटीआर फॉर्म को कहीं गलत ना कर दे। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहेगा वीडियो के शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे, आपको ओटीआर प्रोसीजर बताया है, ठीक है। ओटीआर प्रोसेस यानी यहाँ पे ओटीआर का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो नया बदलाव आया है वो कैसे करना। साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड, कौन से डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड मस्ट है, करने ही होंगे, और कौन से हैं जहां पे आप करो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छे नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोस्तों, पूरी फुल डिटेल देखेंगे जो आपके यहाँ पे सामने रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज और आपको बता देता हूं, आपके जो जनवरी में है कौन कौन से नोटिफिकेशन आ सकते हैं, एक नजर उस पे देख लीजिएगा, फिर चलते हैं आपके ओटीआर प्रोसेस पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो जनवरी में है काफी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी? पहली, ठीक है, पहली वैकेंसी कौन सी है? आपकी एलडीसी, ठीक है, आपकी एलडीसी वैकेंसी है जो आपको देखने को मिलेगी 2026 में, ठीक है। या तो आपके जनवरी के पहले वीक में जारी हो जाएगी या फिर आपके जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगी, जो पहले से डिसाइडेड है। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, तो उन्होंने यहाँ पे पहले ही बता दिया कि दूसरे सप्ताह में आपका जारी हो जाएगा। तो अगर हो सका तो पहले भी जारी हो जाएगा। डेट आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपको पता ही होगी, ठीक है। जो इसकी एग्जाम डेट है वो आपको पता ही होगी। जिन्हें नहीं पता, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में चल जाइएगा, वहां पे आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाला प्लेलिस्ट दिखेगी, फोल्डर दिखेगा। वहां पे मैंने ऑलरेडी आपका एक वीडियो बनाया था जिसमें आगामी जितनी भी भर्तियां होने वाली है, जो पुराने कैलेंडर में अभी डेट डिसाइडेड थी पर अभी उनका नोटिफिकेशन नहीं निकला, तो दोस्तों मैंने वो सभी एग्जाम, कम से कम 8 से 10 वैकेंसी है जिनके बारे में मैंने आपको जिक्र करा है, ठीक है। ये आपका एग्जाम डेट फिक्स है, लगभग ये आपके मान के चलो, ठीक है। आपके ये जो एग्जाम है वो आपके होगी जुलाई में। जुलाई की डेट कौन सी रहेगी? लगभग यहाँ पे आपकी जो डेट है वो रहने वाली है 5 से 6 जुलाई, ठीक है।
5 से 6 जुलाई की समथिंग रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो डेट दिखाई देने को मिलेगी, ठीक है, वो कौन सी होगी? यहाँ पे ये तो आपकी 5 से 6 जुलाई हो गई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको और कौन सी आएगी? आपके वनपाल, ठीक है, वनपाल आएगी वन विभाग की तरफ से, ठीक है। ये कौन सी होगी? वन विभाग की तरफ से आपकी वैकेंसी होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपकी ये जो आपके एलडीसी है वो सीईटी बेस रहेगी, ठीक है। कैसी रहेगी? ये आपकी वन विभाग की वनपाल और यहाँ पे एलडीसी ये आपके रहेगी सीईटी बेस। सीईटी बेस रहेगी आपकी वनपाल और आपकी एलडीसी। इसके अलावा यहाँ पे आपकी वन रक्षक, ठीक है, वन रक्षक की आपकी पोस्ट निकलेगी किसमें? वन विभाग में। ओके, ये आपकी तीसरी वैकेंसी हो गई। इसके बाद में आपकी चौथी वैकेंसी कौन हो गई? आपकी सर्वेयर, ठीक है, सर्वेयर की वैकेंसी हो गई। ये भी आपकी किसमें रहेगी? वन विभाग के अंतर्गत रहेगी। तो दोस्तों इसका मैंने वीडियो पहले बनाया था, किसका? आपके वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर का, जिसमें आपको बताया था आपकी उसमें कितनी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रहने वाली है, जिसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आपको नहीं पता आप प्लेलिस्ट में चल के जाके देख लीजिएगा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में और देखते हैं और कौन सी वैकेंसी आई है। दोस्तों ये सारी वैकेंसी है, जब इनके वैकेंसी नोटिफिकेशन आएंगे तो दोस्तों जो कोई कैंडिडेट ने ओटीआर जो प्रोसेस है नया बदलाव के साथ में अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो दोस्तों ये फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो मैं ये वैकेंसी क्यों बता रहा हूं? क्यों आप एक नजर देख लीजिए कि अगर ये नोटिफिकेशन आएंगे, जो आएंगे फिक्स है अभी जनवरी में, पर उससे पहले आपको ओटीआर प्रोसेस पूरा करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड के अगर कोई अधूरी है चीजें तो वो पूरी करनी होगी, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस आपकी ओटीआर रहेगी। जैसे ही आप यहाँ पे एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको ओटीआर का प्रोसेस के बारे में पूरा करना पड़ेगा। उसके अलावा डायरेक्ट तो कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट वहां पे फॉर्म फिल कर सको, सबसे पहले ओटीआर प्रोसेस करना होगा। अब मैं ये जो वैकेंसी बता रहा हूं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये वैकेंसी है जो आगामी आने वाली है। तो ये आपकी जो ओटीआर प्रोसेस है वो आप हर स्टूडेंट पहले ही पूरी कर ले, जिससे उन्हें परेशानी ना आए। उसके बाद में इसके बाद में अनुदेशक की आएगी, ठीक है, कौन सी? कंप्यूटर अनुदेशक। कंप्यूटर अनुदेशक जिसमें आपके दो तरह की वैकेंसी आपको दिखाई देगी, जो पहले भी आपके आई थी। कौन सी? आपकी कंप्यूटर अनुदेशक में कौन सी आएगी? आपके एक तो सीनियर, ठीक है, सीनियर और जूनियर, आपके एक तो नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, कौन सी? बेसिक, और आपकी यहाँ पे वरिष्ठ, ठीक है। वरिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? यहाँ पे वरिष्ठ को बोला जाता है आपका यहाँ पे सीनियर, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी है जो आपके आगामी आने वाली है। इसके अलावा और कौन सी है? इसके अलावा बता देता हूँ, आपका आएगा टैक्स असिस्टेंट, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ये दोस्तों ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ ये आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से है। इसके अलावा आपके आरपीएससी भी काफी जो 2026 का कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। मैंने ऑलरेडी पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी आगामी भर्तियां हैं जो आरपीएससी के द्वारा निकाली जा रही है और निकालेंगे, और उनकी एग्जाम डेट कब रहेगी। ये तो बात है अभी फिलहाल आपके अधीनस्थ बोर्ड की। इनके अलावा दोस्तों काफी वैकेंसियां हैं वो आपके आगे में आने वाली है। इसके अलावा एक और वैकेंसी है, कौन सी? आपकी महिला पर्यवेक्षक, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक, ठीक है। ये वैकेंसी है, हो सकता है
ये तो वो चीजें, वो वैकेंसी हैं जो आपके एग्जाम कैलेंडर में 2024 में पहले से निर्धारित हो गया था, 2025 वाला, तो उसमें ये एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन अब जिक्र था। ठीक है, इनके अलावा और डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी वैकेंसियां आ जाए तो वो अलग है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट की बात करूं, ठीक है, इसमें आपके राजस्थान हाईकोर्ट की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपके 3 तरह की वैकेंसियां हैं जो आने वाली है। एक वैकेंसी तो ऑलरेडी आपके प्रोसेस में चल रही है, कौन सी? ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी है जो आपके ऑलरेडी वहां पे चल रही है। ठीक है, इसके अलावा आपकी एलडीसी वाली वैकेंसी आने वाली है और इसके अलावा आपकी स्टेनो वाली वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसियां हैं जो आपके आगामी आने वाले कुछ महीनों में आपको उनका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे भर्तियों की कोई कमी नहीं है, बस आपका रेगुलर यहाँ पे बने रहना जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने साल हो गए यहाँ पे कंपटीशन में, पर दोस्तों यहाँ पे जॉब उसे ही मिलेगी जो कंसिस्टेंटली अपनी कंपटीशन में बने रह रहा है, क्योंकि कंपटीशन है, उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी आपका टाइम आएगा कंपटीशन में, कभी किसी और का आएगा। तैयारी सभी बराबर करते हैं, ठीक है, और साथ में किसी का यहाँ पे अपनी मेहनत होती है। सबसे पहले दोस्तों जो मेरी राय है वो होती है आपकी मेहनत, उसके बाद में यहाँ पे आपका लक फैक्टर होता है। लक फैक्टर कैसे? आपका जितना आपने अपनी स्टडी करी है इतने सालों में और प्रेजेंट में, तो दोस्तों वो आपका एग्जाम पेपर वो कैसा आता है, क्या आपका वहां पे पढ़े पढ़ाया आता है, अगर आ भी गया तो वहां पे आपका माइंडसेट कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत जरूरी होती है ये चीजें, ये आपका मेहनत के अलावा आपकी ये अलग फैक्टर काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके इतनी सारी वैकेंसियां मैंने बता दी है। अब ये वैकेंसियां सारी निर्धारित होगी कौन सी? ओटीआर प्रोसेस पे। तो दोस्तों आपको ओटीआर प्रोसेस पे ले चलते हैं और देखते हैं सारी प्रोसेस। तो दोस्तों जो कैंडिडेट इस वीडियो में अभी तक बने रहे हैं, तो दोस्तों अब हो रही है ओटीआर प्रोसेस की बात कि कैसे यहाँ पे आपका जो ओटीआर प्रोसेस है उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वो भी एक नजर देख लीजिए, आपको परेशानी ना आए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बस अपने वीडियो है उसको चले रहना है बिल्कुल कंसिस्टेंटली, एक स्पीड से, तेज नहीं करना वीडियो, नहीं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या छूट जाएगी आपसे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, मेरा काम बताने का है, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चाहे वो आप पहले से जानते हो या नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके ये ओटीआर का प्रोसेस जो आपका नोटिफिकेशन जारी करा था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो दोस्तों यहाँ पे आपका भर्ती के ऑनलाइन, ठीक है, ये जो भर्ती है उनके ऑनलाइन आवेदन हेतु जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, एक तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली संबंधित, और साथ में आपके जो भी दस्तावेज है, ठीक है, दस्तावेज और प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया, यानी यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनसे रिलेटेड यहाँ पे बदलाव किए गए हैं और उनसे संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्या है यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। सबसे पहले क्या करना होगा? लॉगिन प्रक्रिया चलेगी। लॉगिन कैसे करते हैं? तो दोस्तों जो कैंडिडेट पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या काफी एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता है आपकी यहाँ पे एसएसओ आईडी होती है। ठीक है, एसएसओ आईडी होती है जहां पे जाके आप अपना आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करते हो। ठीक है, वो लॉगिन करना है आपको। ठीक है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है आपको। वहां पे आपका जो अपना डैशबोर्ड होता है वो ओपन होगा। अब वहां पे क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा किस चीज का? अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल होता है उसके डैशबोर्ड पे आपको ये चीजें अप्लाई नाउ दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला, जैसे रिक्वायरमेंट पोर्टल खुलेगा आपके सामने डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी ने, ठीक है, यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए गए, यानी उन्होंने वो अपनी डिटेल है
चाहे वो 10th 12th बीए जो भी आपकी योग्यता है वो डिटेल नहीं फिल करी तो सिस्टम उसे ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर ले जाएगा। यानी अगर किसी ने भी डिटेल नहीं डाली, मात्र अपना यहाँ पे बेसिक डिटेल डाल रखा है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले वो चीजें पूरी करनी होगी। यानी अलग आपका यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पेज है वो ओपन हो जाएगा, वहां पे आपके जो भी दस्तावेज है उनसे संबंधित आपको वहां पे इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे आपकी 10th है, कब आपने कब करी, कहाँ से करी, और साथ में परसेंटेज क्या है, ठीक है। अब ये चीजें आपके वहां पे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। ऐसे ही आपका 12th हो जाएगा, आपकी बीए हो जाएगी, जो भी आपने डिग्री करी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीटेक, जो भी डिग्री करी है वो आपकी वहां पे डिटेल वहां पे डाली जाएगी। एमकॉम करा है, एमकॉम की डिटेल डाल लीजिए, बीएड करा है, बीएड की, और आपने आरएससीआईटी जो मस्ट यहाँ पे मांगा जाता है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। जो नहीं दिए वो सारी डिटेल आपको डाल देनी है। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों कि अगर आप एक साथ डिटेल डाल देते हो तो जब आप किसी वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना दोस्तों, वहां पे आपकी जो जितनी भी डिटेल आपने अपनी अभी भरोगे वो अपने आप फेच हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा दोबारा वो डाटा फिल करने का। सबसे अच्छी बात ये होगी, ठीक है। दूसरी बात कि अभी जो आप डिटेल भर दोगे, ठीक है, अभी जो आप डिटेल भर दोगे तो दोस्तों आगामी आने वाले टाइम पे मान लो आप किसी एग्जाम में पास होते हो तो दोस्तों वहां पे आपकी यही डिटेल वहां पहुंच जाएगी। उससे आपको क्या फायदा होगा दोस्तों? आपको तो फायदा यही होगा कि आप यहाँ पे बिल्कुल पास हो जाओगे, आपकी रुकावट नहीं आएगी किसी तरीके की। प्लस यहाँ पे ये है, कोई भी अगर कैंडिडेट जालसाजी करके किसी गलत चीज का दुरुपयोग करके यहाँ पे अगर मेरिट में स्थान बनाता है तो दोस्तों वो भी इस भर्ती से जल्दी ही पहचान जाएगा, उनको फिल्टर कर लिया जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से उन जो असामाजिक तत्व होते हैं उनकी जो एंट्री होती है मेरिट में तो वो हटाने के लिए, उनको रोकने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको सीधी सी बात है, वहां की डिटेल भरी हुई है एजुकेशन वाली तो ठीक है, नहीं है तो आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अभ्यर्थी की जो ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल है अपडेट नहीं है। मान लो किसी का यहाँ पे मान लो 10th 12th और बीए कर रखा है, कोई स्टूडेंट है उसने एमकॉम कर लिया या मास्टर डिग्री कर ली या कुछ ऐसा प्रोफेशनल डिग्री कर ली, वो भी डिटेल डालना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस डिटेल भी डालना चाहता है तो दोस्तों वो भी अपडेट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी तो आप पॉपअप संदेश प्रदर्शित होगा, एक ओपन होगा, उसमें अपडेट और या फिर स्किप ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, वापस आपका सामने एक नया इंटरफेस होगा, वहां पे आपको जो आपका डिटेल है और डॉक्यूमेंट वाली आपकी इंफॉर्मेशन वाली, वहां पे वो सारी चीजें आपको वापस एक्स्ट्रा जो आपके पास है वो फिल कर देनी है, ठीक है दोस्तों। उक्त संदेश पे क्लिक करने पर सिस्टम अभ्यर्थी को ओटीआर ड्रेस बोर्ड पे ले जाएगा, जहां वे अपनी ओटीआर डिटेल अथवा डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट कर सकेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तो बोल दिया डॉक्यूमेंट जो डिटेल है, ओटीआर डिटेल है वो अपडेट कर सकेगा। बात यहाँ आएगी जब ये प्रोसेस बाद में होगी, क्या वाकई सारी डिटेल अपडेट करा जा सकेगा या फिर ओनली चुनिंदा ऑप्शन ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब ये दोस्तों ये पता चलेगा नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे दिया जाएगा। अब आते हैं आगे, डिजी लॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं बनाया दोस्तों बना लीजिए, ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट है, पुराने हैं, डिजी लॉकर अपना बना के रखिए। वहां पे आप अपना आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, अपनी 10th है, 12th, ठीक है, सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो वहां पे अवेलेबल रहते हैं। वहां से क्या होता है, ये आपका जो कनेक्ट करते हैं, यानी आपकी वहां पे जो एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, स्वीकृति लेते हैं, तो होगा यही कि आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकेगा कि एक्चुअल में जो वो स्टूडेंट यहाँ पे मेरिट में स्थान बनाया है क्या उसका डिजी लॉकर है, और डिजी लॉकर में दोस्तों यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट शो करेंगे जो एक्चुअल उन्होंने उस अपनी लिया होगा। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अगर उसने किसी भी जालसाजी करके फॉर्म में अप्लाई करा है तो दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर में वो ये चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि डिजी लॉकर में वही चीजें आती है जो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे निर्धारित और जारी करी होती है, ठीक है दोस्तों। यानी उन्हें क्या करना होगा, डिजी लॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति भी उन्हें देनी होगी, जैसे उनसे हर चीज वहां पे वो देख सके, वेरीफाई
कर सके। जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पे पहुंचेगा तो वापस एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें दस्तावेज डिजी लॉकर से प्राप्त करने की स्वीकृति ली जाएगी, जिसमें आपसे यस या नो और या फिर स्किप का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे यस करना है आपको। अगर आपका डिजी लॉकर नहीं बना है तो दोस्तों आप नो भी कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, पर दोस्तों यहाँ पे आपको वापस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना के वापस अपडेट करना होगा और आपको यहाँ पे लिंक करना होगा आपके डिजी लॉकर से, ठीक है, जिससे आगामी आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी ना आए, क्योंकि यही प्रोसेस है आपको बाद में करनी पड़ जाए तो क्या मतलब है, पहले ही प्रोसेस कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके। तरीके क्या है वो देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार से आप यहाँ पे अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपकी डॉक्यूमेंट डिटेल्स है, वो दर्ज कर सकते हैं। कैसे, आपका डिजी लॉकर से फेच करके, जो मैंने अभी बताया है कि अकाउंट बना हुआ है, डिटेल वहां पे डॉक्यूमेंट पहले से ही है, तो दोस्तों वो लिंक कर दीजिए, अपने आप वहां पे फेच कर लेगा ये सारी डिटेल। नहीं है तो या तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट है वहां पे आप सेट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे फिर फेच कर लीजिए। ओके, ये प्रोसेस है। दूसरा, एक तो डिजी लॉकर का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो आपके डॉक्यूमेंट है डिजी लॉकर से फेच करने की प्रक्रिया भी बता दी कि किसी को नहीं पता तो वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। पहला तरीका अभी चल रहा है, इसके बाद में दूसरा तरीका भी बताऊंगा। क्या है आपका, डॉक्यूमेंट डिटेल पेज को एक्सेस करने पर अभ्यर्थी को एक पॉपअप संदेश प्राप्त होगा, ठीक है। अलग से एक आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, प्रदर्शित होगा। तो दोस्तों सहमति देने पर, यस करने पर उसे डिजी लॉकर सेवा पे ले जाएगा, यानी डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, वहां पे वो चल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। डिजी लॉकर अकाउंट से जुड़े शैक्षणिक योग्यता के सभी उपलब्ध दस्तावेज अभ्यर्थी एक क्लिक में डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर फेच कर सकेगा, ठीक है दोस्तों। जो मैंने पहले कहा कि आपका डिजी लॉकर अगर बना हुआ है तो दोस्तों वो आप डिटेल यहाँ पे डायरेक्ट आप फेच कर सकते हो। आपको यस नो आपको कमांड देनी है सिर्फ, ठीक है दोस्तों। यदि डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में कोई आवश्यक सूचना अपूर्ण है, हो सकता है यहाँ पे मान लो आपकी आधार कार्ड है या आपकी 10th है 12th है, वो आपकी यहाँ पे मान लो कुछ ना कुछ कमी है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो उन संबंधित फील्ड्स की जानकारी अभ्यर्थी से डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर भरवा ली जाएगी। यानी अगर मान लो आपसे वहां से ये चीजें फेच हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ पे जब वापस आप अपने डॉक्यूमेंट वाले पेज पे आओगे, ठीक है, अब कौन सी डॉक्यूमेंट वाली पेज पे आओगे तो दोस्तों वहां पे आपको वो चीजें भी वापस भरवाई जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे आते हैं। अब एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दिया था आपका डिजी लॉकर से, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैनुअली, ठीक है। मैनुअली क्या होता है कि जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, ऑप्शन आते हैं, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम, ठीक है, आपका एड्रेस, ये सभी प्रकार के आप नॉर्मली भरते हो, वैसे ही ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जो डाटा है पूछा जा रहा है वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यदि शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है, कि हो सकता है कि हर स्टूडेंट के यहाँ पे वहां से जो डिजी लॉकर है वहां पे उपलब्ध नहीं है, उन्होंने कोई प्रोसेस पूरी नहीं कर रखी, तो दोस्तों वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, मैनुअली यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको यानी कैंडिडेट को क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा एड एजुकेशन डिटेल, ठीक है, एड एजुकेशन डिटेल पे जाना होगा। वहां पे क्लिक करके आप जो भी फील्ड्स है, जो भी यहाँ पे डाटा मांगा जा रहा है, वो डाटा फिल कर देना है, ठीक है। यानी आपके सभी आवश्यक फील्ड्स भरने होंगे और जो भी संबंधित दस्तावेज मांगे जाए वो क्या क्या करने होंगे, अपलोड करने होंगे, चाहे वो 10th हो, 12th हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, आपकी डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, RSCIT हो, सर्टिफिकेट हो, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगी जाए वो आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद में यहाँ पे और क्या करना होगा, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें अपेयरिंग का भी विकल्प का ऑप्शन होगा। बहुत अच्छी बात यहाँ पे दी है कि यहाँ पे आपको अपेयरिंग का भी ऑप्शन उपलब्ध होगा कि अगर किसी कैंडिडेट की लास्ट ईयर चल रही है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो दोस्तों
वो विकल्प चयन कर सकता है, जिससे वो जैसे ही कोई वैकेंसी आ रही हो तो उसमें वो अप्लाई कर सके और एग्जाम दे सके। और उनके रिजल्ट से पहले पहले अगर उनका रिजल्ट आ जाता है शैक्षणिक योग्यता का, तो दोस्तों वहां पे वो उस भर्ती से बना रहे, बाहर ना हो। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात यहाँ पे दी है। साथ में उसे साक्ष्य के रूप में क्या करना होगा, उपयुक्त दस्तावेज यहाँ पे देना होगा, जैसे परिणाम प्रत्यक्षारित होने से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य अपलोड करना होगा। यानी यहाँ पे आपका एक फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट में आपको सारी चीजें भरनी होगी कि ये मेरी डिग्री है या डिप्लोमा है जो अभी लास्ट ईयर है और अभी वो अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इस कॉलेज से कर रहा हूँ, ये रोल नंबर आ गए तो रोल नंबर वहां पे फीड कर दीजिएगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल होती है, वो आपको एक फॉर्मेट में फिल करनी होगी, उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारा प्रोसेस है, करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे दोस्तों, जो भी लास्ट ईयर स्टूडेंट है तो उन्हें ये बाद में समस्या आ सकती है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है वो चीजें पूरी कर दोगे तो दोस्तों एक जगह आप यहाँ पे रुकोगे नहीं। ओके, आगे चलते हैं। पिछले वर्ष की अंक तालिका, यानी आप यहाँ पे लास्ट ईयर में हो, मान लो 3 साल की कोई भी डिग्री हो, थर्ड ईयर में हो, ठीक है, थर्ड ईयर में भी आप लास्ट सेमेस्टर में हो, तो इससे पिछली जो भी कोई आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आया है ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे वो भी अपलोड करना होगा। और संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस, यानी आपने थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर की कोई यहाँ पे आपने एंट्री ली है, एग्जाम डेट दे दी, एग्जाम दे दी, रिजल्ट बाकी है, तो दोस्तों वहां पे कोई ना कोई तो आपने फीस जमा कराई होगी ना दोस्तों, तो उसकी रिसिप्ट भी आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों समझ रहे हो ना कि ये चीजें जो आपसे मांगी जा रही है ना, तो इसका प्रोसेस करने का क्या तरीका है और क्या यहाँ पे मीन्स निकल रहा है। यहाँ पे एक ही मीन्स निकल रहा है, जो भी कैंडिडेट जो गलत तरीके से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, भर्ती में आते हैं, फाइनल मेरिट में आते हैं, तो दोस्तों वो एक जो जेन्युइन आपके कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं जालसाजी करके, गलत इंफॉर्मेशन भर के। तो दोस्तों ये चीजें ना हो, आपके जो जेन्युइन आपके स्टूडेंट हैं जो मेरिट में बन रहे हैं, वेटिंग में बन रहे हैं, तो उनके साथ ये धोखा ना हो। तो दोस्तों आपके लिए जो अधीनस्थ बोर्ड है ये नवाचार कर रहा है। हालांकि ये प्रोसेस है पर दोस्तों करनी होगी, क्योंकि हो सकता है आपका भाई बहन, आपका दोस्त ऐसे ही वेटिंग लिस्ट में रह जाए, और वो वेटिंग लिस्ट आपके दोस्तों वेटिंग लिस्ट में अगर आपका कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो जालसाजी करके मेरिट में बना हो, तो दोस्तों आपकी तो मेरिट रह गई ना, वहां पे आप सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना। अगर वो नहीं होगा तो दोस्तों हो सकता था आप लास्ट आपकी 1 पॉइंट हो, वहां पे आप सेलेक्ट हो जाते, या मेरिट आपकी मेन मेरिट में नंबर आ जाते, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती। ठीक है दोस्तों, या फिर यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो अवश्य नोटरी से सत्यापित पत्र की परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। यानी यहाँ पे मान लो आप सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर में चल गए, ठीक है, सेकेंड ईयर पास कर ली, थर्ड ईयर में जा रहे हो, तो दोस्तों अभी 1 साल बाकी है आपका गुजारना। तो क्या है यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नोटरी से आपको ये सारी चीजें सत्यापित करना होगी और लेटर बनवाना होगा, जिसमें क्या दिया जाएगा, यही कि मैंने सेकेंड ईयर पूरी कर ली है, मैं थर्ड ईयर में एंट्री ले ली है। ठीक है, मान लो अभी आपने फीस भी नहीं दी, ठीक है, फीस भी नहीं दी, पर यही चीज नोटरी में पूरी क्लैरिफाई करनी है कि मैंने सेकेंड ईयर कर ली, मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ, मैं बीएससी कर रहा हूँ, और जो आपकी सेकेंड ईयर की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो साथ में अटैच करना है, नोटरी से बनवा लेना है कि ऐसा ऐसा है, तो मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूं, और वो स्कैन करके अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब सोच सकते हो कि जो यहाँ पे नवाचार चल रहा है आपके लिए, तो दोस्तों काफी कुछ यहाँ पे बदलाव है, बहुत अच्छे हैं। साथ में दोस्तों क्या चीज है, स्पष्ट, टेढ़े मेढ़े, ब्लैंक, वाटरमार्क, ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग करके श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करो, बिल्कुल स्कैन करना है, आपके स्कैनर से, कंप्यूटर से, मोबाइल से करो तो आपकी जो क्लियरिटी है बिल्कुल सही आनी चाहिए, और वही अपलोड करें। अगर ब्लर आए या कोई आप यहाँ पे किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर यूज करके गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ही दिक्कत होगी बाद में। और अगर ऐसा पाया जाता है तो दोस्तों क्या होगा आपके साथ में, आपके साथ में यहाँ पे बहुत बुरा हो सकता है, आपको
अपात्र कर दिया जाएगा, डिबार घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपके साथ हो सकती है, तो ऐसी चीजें ना ही करे और अपनी जो प्रोसेस है बिल्कुल सही रखे। ठीक है दोस्तों, अब आवेदन पत्र भरने की ये प्रोसेस थी आपकी ओटीआर की। ठीक है, अब और क्या बचा है और क्या बदलाव देखने को मिल रहा है वो देखिए। अभ्यर्थी द्वारा जो आपका लॉगिन होता है, ठीक है, लॉगिन डैशबोर्ड होता है, लॉगिन डैशबोर्ड पर ओटीआर और डॉक्यूमेंट डिटेल्स की सभी आप डिटेल भरने के बाद, ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आवेदन पत्र भर सकेगा। यानी दोस्तों आपने ओटीआर की जो ये सारी प्रोसेस है अगर पूरी कर ली है, तो दोस्तों अब आपको जो अपना डैशबोर्ड है वहां पे जाना है। वहां पे क्या करना है, जो भी रिक्वायरमेंट वाली प्रोसेस है, यानी आपकी एलडीसी आई है, आपकी वनपाल आई है, उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और उस पे जाके आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आपके डैशबोर्ड पे ओटीआर डॉक्यूमेंट डिटेल्स में जो भी आपकी प्रविष्टि दी गई है उसको ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी। जो मैंने पहले बोला है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट वाली जो ओटीआर प्रोसेस है उसमें सारी डिटेल भर दोगे, जो डाटा फेच हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, आपको दोबारा मैनुअली भरने की जरूरत नहीं होगी। ओटीआर से फेच होकर आने वाली जो सूचनाएं हैं आवेदन पत्र में एडिट नहीं की जा सकेगी। तो सीधी सी बात है, आप अपना जो ओटीआर प्रोसेस है पहले से ही बिल्कुल करेक्ट भरिएगा, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन के लिए अलग से अप्लाई करेंगे तो दोस्तों वही डिटेल वहां पे आएगी जो आपने ओटीआर प्रोसेस में दी होगी, मैनुअली भरी होगी या फिर आपका डाटा फेच हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप हल्के में ना ले, बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी है जो सूचना में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम उसे क्या करना होगा, दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम जो सबकी संबंधित सूचना है ओटीआर में जाके अपडेट करनी होगी। यानी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मान लो कोई चीज ऐसी मिली कि यार ये तो गलत हो गई या ये चीजें गलत है, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, वापस आपको ओटीआर सेक्शन में जाना है और अपना ओटीआर वापस अपडेट करना है। जो भी डाटा आपको लगता है कि ये गलत प्रविष्ट हो गई, गलत इनपुट हो गया। ठीक है, और ओटीआर के डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज की सूचनाएं एक बार संधारित करने के पश्चात एडिट नहीं की जा सकेगी। यानी आप यहाँ पे जो भी आपकी ओटीआर में जो भी डिटेल आ रही है एक बार आप वहां पे एडिट कर लीजिए, बहुत ही सोच समझ के कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्म्स है अटेम्प्ट करने के, आपके एडिट करने के, ये निर्धारित हो, तो दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल डिटेल है फिक्स रखनी है, आप देख के आराम से भरिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपकी जो फोटो है, ठीक है, फोटो है ओटीआर से फेच की जाएगी। यानी आपके ओटीआर में ओटीआर के टाइम पे जो आप अपलोड करोगे तो दोस्तों बिल्कुल नई फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, नई वाली अपडेट करनी है, जो आपके ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन आवेदन करोगे वहां से अपने आप फेच हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की पासपोर्ट साइज या फिर लाइव फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब आप अपना ओटीआर वाला प्रोसेस करो तो दोस्तों वहां पे आपको बिल्कुल नई वाली फोटो अपडेट करनी है, नई वाली फोटो लगानी है। हो सकता है अब आपका जो नया लाइव वाला फोटो ऑप्शन है वो ना आए। ठीक है, अभी जिस हिसाब से यहाँ पे ये स्टेटमेंट आया है तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि आपके यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे लास्ट में आपका यहाँ पे लाइव फोटो का ऑप्शन आता था, तो शायद अब ना आए, पर देख लेते हैं आगे और क्या जिक्र करा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी भर्ती वाली विज्ञप्ति है, ठीक है,
भर्ती वाली विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधित दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। यानी आपके एक बार जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, आप यहाँ पे पटवारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी जेईएन, आपके टेक्निकल फील्ड किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, तो आपके संबंधित जो आपके डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, वो चीजें वहीं अपलोड करें, एक्स्ट्रा ना करें, ठीक है, तो जिसका कोई मतलब भी ना हो, ठीक है। और क्योंकि बाद में जब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट, मान लो आप किसी एग्जाम में पास हो जाते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे वो चीजें मंगवाई जाती है, आपसे देखी जाती है, ठीक है। अगर उसमें भी गलत चीजें पाई जाती तो दोस्तों ये आप अपने जिम्मेदार होगे, ठीक है। यहाँ पे यानी अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, इस चीज को भी आपको गौर करना है। इसके बाद में यहाँ पे और क्या है, सहायता संबंधी, ठीक है, सहायता संबंधी सूचना है, क्या है आपके सामने यहाँ पे एक सूचना है, ठीक है, ईमेल आईडी है ये वाली। तो दोस्तों ये ईमेल आईडी पे आप जो भी आपको कुछ क्वेरी करना है, कुछ पूछना है, कुछ समस्या है, ईमेल आईडी पे अपनी समस्या लिखिए, आपका जवाब जो अपनी अध्ययन बोर्ड की साइट है जो यहाँ पे है आपको टाइम पे दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है। जो भी आपकी लास्ट डेट है आवेदन की, अगर उसमें कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो लास्ट डेट से पहले 3 दिन पहले आपको यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, आपका जवाब तब मिल जाएगा। अगर बाद में करते हो तो दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको बाद में मिलती है तो इसके जिम्मेदार अध्ययन बोर्ड नहीं होगा, सिर्फ आप ही होंगे, ठीक है। आगे अभ्यर्थी ध्यान देवे कि उसके द्वारा एक बार सफलतापूर्वक अपलोड किए, देखो यहाँ पे गौर करना है, सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके दस्तावेज पुनः हटाए नहीं जा सकेंगे। यानी आप वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, मैंने मान लो 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी, ठीक है, अब दोस्तों यहाँ मैं हटाना चाहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ मैं एडिट मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ, पर आपको लगेगा वो हट गई, नहीं दोस्तों, यहाँ पे उनके सर्वर पर ये डाटा इकट्ठा होता जा रहा है, आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो चेंज कर ली, ठीक है। हो सकता है आप साइज के कारण या आपकी वो आप स्कैन जो फोटो कर रहे हो, आप अपलोड कर रहे हो मार्कशीट, वो ब्लर है, ठीक है, आपको लगा नहीं मैं तो अच्छी स्कैन करके अपलोड कर देता हूँ, पर दोस्तों वहां पे आप अपलोड भी कर दोगे, पर जो पुरानी जो आपने अपलोड करी है ना दोस्तों, वो हटेगी नहीं, वो आपके अध्ययन बोर्ड के जो सर्वर है वहां पे सेव हो जाएगी, जिससे आपको जो जालसाजी करके जो डाटा फीड करके मेरिट में जगह बनाते हैं, ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो दोस्तों उनका पता कर सके, ठीक है। और ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से फॉर्म भरने वाले किसी भी व्यक्ति की गलती को उम्मीदवार की गलती माना जाएगा, चाहे आप स्वयं भरे या फिर ई मित्र से भरवाए या फ्रेंड से भरवाए, किसी से भी भरवाए, अगर कुछ चीजें गलत मिलती है, गलत यहाँ पे आपने डिटेल फेच करते हो, डाली जाएगी, तो आप स्वयं ये इस चीज के लिए जिम्मेदार होगे, ठीक है। ओटीआर मैं वापस बोल रहा हूँ, ओटीआर प्रोसेस जैसे ही करो, अपनी पूरे डॉक्यूमेंट साथ लेके बैठो, चाहे स्वयं भर रहे हो या आप ई मित्र पे भरवा रहे हो, पूरी डिटेल देखनी है, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रह रहे हो, 10th की मार्कशीट, आपका रोल नंबर, पासिंग डेट, ठीक है, पासिंग सन, सारी चीजें टाइम लेना है, पर दोस्तों करेक्ट भरना है, जैसे आगे आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो समस्त सावधानियों के उपरांत भी ओटीआर प्रश्नों में अगर कोई त्रुटि करता है तो कोई गलती हो भी जाए, हो ही जाती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इतने एग्जाम, मान लो कोई भी स्टूडेंट है इतने एग्जाम देता है, तो ओएमआर में कभी ना कभी तो वो या तो हड़बड़ी या फिर आपके डर या फिर जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, चाहे कितना ही पुराना कोई स्टूडेंट क्यों ना हो। तो दोस्तों उसे इन प्रश्नों में केवल मात्र एक बार स्वयं संशोधन करने की अनुमति होगी, ठीक है। यानी अगर आपने गलती कर दी तो सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल में किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार के उपरांत यदि पुनः त्रुटि संशोधन की आवश्यकता होती है तो उसे इस कार्य के लिए कहाँ जाना होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग में संपर्क करना होगा। सीधी सी बात है, हो गया ना क्लियर। अब क्या करना होगा, यानी अगर आपके यहाँ पे ओटीआर में अगर आपसे कोई गलती होती है, ठीक है, हो जाती है बाई चांस, ठीक है, जल्दबाजी में बराक आ जाता है, आप ई मित्र से भरवा रहे हो, वहां गलती हो गई, तो कहाँ जाना होगा,
कहाँ जाना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग पे जाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से तो ये नोटिस निकला है, ठीक है, और वहां पे अगर आपको ये चीजें संशोधन करनी है तो कहाँ जाना होगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग जाना होगा। हो सकता है यहाँ पे इनके द्वारा कोई गलती हो या आपके मिस प्रिंटिंग हो जाए, ठीक है, टाइपिंग हो जाए, हो सकता है ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कंफर्म क्या करना होगा, आगे देख लेते हैं। त्रुटि संशोधन राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियमों के अध्याधीन ही किया जा सकेंगे। यानी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो एडिटिंग वाली है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक बार यहाँ पे आपको संपर्क करना है, चाहे वो टेलीफोन हो या फिर ईमेल आईडी हो, और ये पता करना है कि मेरे मान लो एक ऐसी एग्जाम जहां पे आपका ओटीआर है, ठीक है, उसमें गलती हो गई या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गई, तो आपको अजमेर, ये क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थित है, तो दोस्तों वहां आप मान लो डिस्टेंस है तो एक बार संपर्क कर ले ईमेल आईडी या फोन नंबर से कि जो आपने डिटेल भरी है, क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो यहाँ पे जयपुर में दुर्गापुरा में स्थित है, क्या वहां पे संशोधन हो सकता है। अगर ऐसा यहाँ पे कोई प्रोसेस है तो दोस्तों दूर जाने की जरूरत नहीं है, जैसा जो आपके पास में पड़े, अजमेर पड़े तो अजमेर चल जाओ लोक सेवा आयोग, अगर जयपुर में है तो आपका अधीनस्थ बोर्ड जा सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको पहले क्लियर करनी है भागा दौड़ी करने की बचने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर से संबंधित वापस आपको दिया गया है कि डिजी लॉकर में जो भी उपलब्ध दस्तावेज है, ठीक है, जो भी दस्तावेज उपलब्ध है वो के लिए डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु सहायता। आपके दस्तावेज डिजी लॉकर पे ऑनलाइन उपलब्ध ना होने वाले दस्तावेजों के लिए एक बार कोया मैनुअल दस्तावेज उपलब्ध करने का तरीका, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था कि डिजी लॉकर में जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड है, ठीक है, अगर वो फेच हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं बना रखा, वहां पे डॉक्यूमेंट किसी प्रकार के नहीं है, तो दोस्तों आपको मैनुअली फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब मैनुअली आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको स्कैन करके, ठीक है, जितना निर्धारित यहाँ पे साइज और जो जेपीजी फाइल या आपका पीडीएफ फाइल में मांगा जा रहा है या फिर कंबाइंड आपकी पीडीएफ मांगी जा रही है सभी डॉक्यूमेंट की, सभी मार्कशीट की, वो आपको वहां पे अपलोड करनी होगी, ठीक है दोस्तों। वही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं। उम्मीदवार प्रोफाइल में एक बार के दस्तावेज सत्यापन को पूरा करने की चरण, यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी बता दिया गया है कि कैसे आप यहाँ पे पूरे दस्तावेज जो सत्यापन है उसके लिए अपलोडिंग का क्या क्या यहाँ पे करना होगा, ठीक है। सारी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। लॉगिन करना होगा सबसे पहले, ठीक है, लॉगिन करना होगा यहाँ पे, उसके बाद में भर्ती पोर्टल पर लॉगिन करोगे, कैसे, एसओसओ आईडी से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में ओटीआर विवरण पूरा भरना होगा। उसके बाद में अपने प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट डिटेल होगा, ठीक है, एक पोर्शन होगा, आप लेफ्ट साइड में जाओगे तब आपके ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो भी वहां पे मांगे जा रहे हैं। आपका 10th 12th आपकी जो डिग्री करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, आपने यहाँ पे RSCIT करा है जो यहाँ पे मांगा जाता है, साथ में आपके जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री जो भी आपने कर रखी है, एक्सपीरियंस जो आपने ले रखा है, वो सारी डिटेल वहां पे अपलोड कर देनी है विद फॉर्मेट, विद जो भी आपका सर्टिफिकेट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका इस तरह से वहां पे आपको इंटरफेस दिखाई देगा। किसी को अगर कोई तक कंफ्यूजन था तो ये इस तरह का आपका यहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है, देख सकते हो। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जब आप यहाँ पे लॉगिन आईडी अपना एसओसओ आईडी लॉगिन करोगे तब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपके नेम आ जाएगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपना लॉगिन करोगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ओटीआर से संबंधित आपके दिशा निर्देश आ जाएंगे, ठीक है, ओटीआर से संबंधित दिशा निर्देश आ जाएंगे। और यहाँ पे परफॉर्मेंस समरी आ जाएगी, यानी इस वाले सेक्शन में आपके जो नंबर दिखाई देंगे वो होंगे जो अब तक आपने जो फॉर्म आए हैं और आपने अप्लाई करा है। उसके बाद में ये ऑप्शन में क्या दिखाई देगा,
जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, आपके एडमिट कार्ड आया है और आप एग्जाम में अपीयर हो गए, दिए, तो दोस्तों यहाँ पे वो काउंट हो जाएगा कि इतना तो फॉर्म भर लिए अपने अब तक और इतने एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर लिए या एग्जाम में बैठे हो। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो चीज आएगी, मान लो आपने फॉर्म भर दिया और यहाँ पे किसी कारणवश जो भी एग्जाम डेट हुई, आप बीमार हो गए, आप कहीं और हुए, किसी कारणवश आपने एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करा, तो दोस्तों वो काउंट हो जाएगा यहाँ पे। और आपके जो एग्जाम छोड़ने, एग्जाम स्किप होने के जो रूल्स रेगुलेशन है, मैंने पहले ही कर दिया कि अगर आप यहाँ पे भी पूरे जो वित्तीय वर्ष होता है, कौन सा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये जो वित्तीय वर्ष होता है अधीनस्थ बोर्ड का, वहां पे आपको पूरे वर्ष में अगर 2 एग्जाम हो वो स्किप कर देते हो, तो दोस्तों वहां पे जो आपका ओटीआर जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अनब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे 750 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद में भी उसी वित्तीय वर्ष में कोई भी 2 एग्जाम वापस आपसे स्किप हो जाती है, तो दोस्तों वापस आपको यहाँ पे आपकी जो ओटीआर जो आपकी प्रोफाइल है वापस ब्लॉक कर दी जाएगी। वापस अनब्लॉक करने के लिए इस बार 1500 रुपए का यहाँ पे शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों कम गुंजाइश होती है कि वापस कोई 2 एग्जाम स्किप हो किसी भी स्टूडेंट से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आपका फोटो हो जाएगा जो आपने अपलोड करा है, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके कॉन्टेक्ट नंबर जो भी मोबाइल नंबर डाले हो, यहाँ आपकी डीओबी, ठीक है, यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हो आप। यहाँ पे आपका पिताजी का नाम, आपकी जेंडर आ जाएगा, किस कैटेगरी से हो, ठीक है, दिव्यांगजन कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे ऊपर देखो आपका माई रिक्वायरमेंट ऑप्शन आता है। जब हमेशा जब भी एडमिट कार्ड आता है या अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ, तो दोस्तों वो ये रहा, ये एडमिट कार्ड देखना है तो एडमिट कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के संबंधित कुछ देखना है तो यहाँ आ जाएगा। डॉक्यूमेंट जब ओटीआर प्रोसेस करोगे, अपलोड करोगे, तो कौन सा ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा, डॉक्यूमेंट डिटेल पे अपलोड करना होगा। यही चीज बताने के लिए प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डिटेल पे आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका दिखाई दे रहा था आपका माई रिक्वायरमेंट, ठीक है, माई रिक्वायरमेंट और साथ में ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये ओटीआर प्रोसेस के साथ में मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो एक आप स्वयं अपने स्तर पे, अपने पीसी पे, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे या फिर अपने लैपटॉप पे स्वयं ये चीजें देख सकते हो और आगे पूरी प्रोसेस करते हो विदाउट ई मित्र पे जाए, अपना पैसा बचाए, ठीक है दोस्तों। वहां जाओगे आप 50 रुपए दोगे, 100 रुपए दोगे, उससे बढ़िया आप स्वयं अपने पीसी पे भरिए, ठीक है, या फिर कैफे पे जाइए, स्वयं वहां बैठिए और अपना फॉर्म भरिए। और जो शुल्क वहां पे एग्जाम फॉर्म में लग रहा है तो दोस्तों वो शुल्क वहां पे आप दे सकते हो अपना पैसा बचा के, ओके। इसके अलावा अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो डिटेल डॉक्यूमेंट डिटेल्स पे जाओगे तो दोस्तों वहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा, ठीक है, अप्लाई नाउ होगा उस पे क्लिक करना होगा। ओटीआर डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करने के लिए वापस एक ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपके सामने क्या आएगा, इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा कि योर ओटीआर, ठीक है, मान लो किसी का ओटीआर में डिटेल नहीं है तो क्या आएगा, योर ओटीआर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आर इनकम्प्लीट। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो बोलेगा प्लीज अपडेट योर ओटीआर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो आपको फिल करनी होगी, ओके दबाना होगा, आगे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से वापस आपका ये डिटेल जारी हो जाएगी और डिजी लॉकर से संबंधित यहाँ पे आपसे मांग लिया जाएगा। कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस और ऑप्शन आपको पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट बटन दिखाई देगा। सारी डिटेल आपको पढ़ लेनी है और उसके बाद में यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका जो ओडीबी है, ठीक है, पूरा करने के लिए एक मोड चुने, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर से विवरण प्राप्त करें, क्या क्या यहाँ पे आपका सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है, सारे ऑप्शन। दस्तावेज विवरण अनुभाग में प्रवेश करने पर एक पॉपअप दिखाई देगा, ठीक है, एक पॉपअप दिखाई देगा।
उम्मीदवार डिजी लॉकर सेवा पर पुनर्निर्देशित करने की अनुमति मांग सकता है और साथ में जो भी संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और डिजी लॉकर से जो खाते में जोड़े गए हों, एक बार प्राप्त हो जाने के बाद में सत्यापित जानकारी स्वतः ही सिस्टम में भर जाती है। ठीक है, जो पैरामीटर है डिजी लॉकर से प्राप्त करने के वो कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जो भी यहाँ पे मैनुअली भरोगे आप तो ये डिटेल आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो बेसिक डिटेल है, कोई भी आपकी 10th हो 12th हो आपकी डिग्री हो, बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। ठीक है, क्या कौन सी क्वालिफिकेशन है, कहाँ से करी है, और साथ में आपका यहाँ पे रोल नंबर क्या है, कौन से सन में पास करी है, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स आए, परसेंटेज कितनी बनी, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, परसेंटेज है या सीजीपी है, ये वो सारी डिटेल यहाँ से आपसे मांग ली जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे डिजी लॉकर से जब आप कनेक्ट करोगे, लिंक करोगे, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, वहां पे अगर आपका लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे आप किससे, मोबाइल नंबर से ओपन कर सकते हो, या फिर वहां पे यूजर नेम आईडी क्रिएट होती है उससे भी क्रिएट कर सकते हो। अदर का भी ऑप्शन आता है, मान लो आप भूल जाते हो तो ऑप्शन आते हैं, वो चीज डाटा फिल करके साइन अप कर सकते हो। साइन करके वहां पे ओके दबाना है, सहमति देनी है, फेच हो जाएगी डिटेल आपकी सारी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका, जो भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जैसे आपका पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड है यहाँ पे दिया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ई पैन कार्ड, और साथ में जितनी भी आपकी डिग्री दी होगी उसके सामने यहाँ पे ऑप्शन होगा, जिसपे भी क्लिक करोगे तो दोस्तों वो अपने आप फेच हो जाएगा वहां पे। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल एज इट इज वहां पे मिलेगी, देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे क्लिक करोगे राइट मार्क होगा, नीचे आपको ऑप्शन दिखाया होगा अलाउ जैसे ही करोगे तो दोस्तों ये सारी डिटेल अपने आप ओटीआर में आपको फेच दिखाई दे जाएगी बाद में। ठीक है दोस्तों, ये चीजें इस प्रकार है जो आपके डिजी लॉकर से डायरेक्ट आप एक्सेस करोगे। इसके अलावा आप यहाँ पे मैनुअली भरोगे तो दोस्तों यहाँ पे मैनुअली भरने का और साथ में डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने का है वो क्या है, यहाँ पे आपका आवश्यक मार्कशीट या प्रमाण पत्र अपलोड करें। क्या क्या, जो भी डिग्री आपने कर रखी है, ठीक है, जो भी डिग्री आपने कर रखी है उसकी हर एक डिटेल यहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे ग्रुप कौन सा है, लेवल डिटेल्स है, किस यूनिवर्सिटी से है या किस बोर्ड से है, आपका रोल नंबर क्या था, एनरोलमेंट नंबर, किस सन में पास हुए, और आपकी रेगुलर है, डिस्टेंस से है वो डिग्री। ठीक है, और साथ में आपका ओवरऑल रिजल्ट है, पास है, फेल है, अपेयरिंग है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपके ऑप्टेन मार्क्स जितने, यानी ऑप्टेन का मार्क्स क्या मतलब होता है, कितना आपने प्राप्त करा। उसके बाद में आपका परसेंटेज है या सीजीपीए है। ओके, आपका वहां पे एडिशनल सब्जेक्ट कोई एक्स्ट्रा भी है, अटेम्प्ट कितनी बार में हुआ है आपकी वो डिग्री, एक बार, दो बार, ये नए नए ऑप्शन है आपको देखने को मिलेगी। साथ लास्ट में जाके आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी होगी, साथ में उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड करने होगा, अगर एक ही में ही आपका वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ही अपलोड करनी पड़ जाएगी दोनों जगह। ठीक है दोस्तों, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब मैनुअली आप यहाँ पे फिल करोगे, और ये डाटा फिल करने के बाद में क्या करना होगा, आपको सेव कर देना होगा। इसके बाद में यहाँ पे यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको मेल करना होगा। ये मेल की आपकी आईडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, आपका ये वाली मेल है, इस पे आपको मेल कर देनी है। और कृपया ध्यान दें, अनुरोध आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है। मान लो आपके इस थ्रू यहाँ पे कोई डिटेल यहाँ पे फिल नहीं हो रही, कोई समस्या हो रही है, तो दोस्तों सारी डिटेल है आपको यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे भेज देनी है। कब, जब आपकी लास्ट डेट हो उससे पहले पहले। तो होगा क्या, फायदा क्या होगा, मान लो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे, साइट बिजी है या कुछ भी कारण, तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो आवेदन है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए और देखने के लिए कि भरा है या नहीं भरा, आप अपनी एसओसो आईडी लॉगिन करके इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, और जो आपका डिजी लॉकर में सहमति देने का ऑप्शन है, कुछ इस प्रकार आपके सामने पॉपअप दिखाई देगा। अगर आप एग्री हो तो एग्री करिए, अगर डिसएग्री हो
तो डिसएग्री करिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो भी कैंडिडेट हमारी वीडियो देख रहे हैं अभी तक, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है स्किप करने वाली नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं है कि दोस्तों मैं तो एलडीसी के लिए अप्लाई हूं, बाकी मेरे लिए मतलब की बात नहीं है। नहीं दोस्तों, ओटीआर प्रोसेस है, हर एक ऑप्शन आपको आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। और आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों कहाँ आना है, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे आना है, सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 पे आना है। आपको ये पूरी प्रोसेस, पूरी डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका अपेयरिंग वाला ऑप्शन है जो पहले ही बता दिया। ठीक है, इस तरह से आपका जब आप सारी डिटेल फिल कर दोगे तो सब कुछ डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपकी यहाँ पे 10th आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी 12th की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे आपका डिग्री की डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल, डिप्लोमा करा है डिप्लोमा की डिटेल, या अदर कोई भी सर्टिफिकेट जैसे RSC कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है, या ऐसा प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपने एक्स्ट्रा कर रखा है, वो सारी डिटेल यहाँ पे अपने आप फेच हो जाएगी। और आपका अगर वापस वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा जाए तो यहाँ पे आपको चूज फाइल करके वापस डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं अगर आपने पहले नहीं कर रखा हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये ऑप्शन पहले भी आते थे, ये कोई नए ऑप्शन नहीं है, पहले भी आते थे। बस अगर आप ओटीआर जो प्रोसेस है वहां पे डाटा फिल कर दोगे तो दोस्तों दोबारा यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये आपस में ही फेच हो जाएगी सारी डिटेल। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पूरा ओटीआर वाला प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सारा डिटेल मैंने बिल्कुल आपको टाइम लिया है, हो सकता है इसमें टाइम लग गया हो इस वीडियो में, पर दोस्तों आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो इंफॉर्मेशन है आपको हमेशा पूरे साल भर जब तक कोई नया चेंज नहीं होगा तब तक यही प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन है जो कभी चेंज होने वाली नहीं है। और दोस्तों जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले। और दोस्तों साथ में आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पे आपकी नई वैकेंसियां हैं जो जल्द ही आपके सामने दिखाई देगी, और उसका जिक्र है मैंने पहले ही आपसे कर दिया है। कौन कौन सी, यहाँ पे आपके कम से कम 7-8 प्रकार की वैकेंसियां हैं या ज्यादा, ये तो वो है जो पहले से डिसाइडेड है, और आगामी जो भर्तियां आने वाली है उनका वो तो अलग ही है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 2026 में भर्तियां हैं। अभी आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, जल्द ही आपके अधीनस्थ बोर्ड भी जल्दी जारी कर देगा आपका आगामी कैलेंडर। ठीक है, आपका रेलवे ने 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, और आपके इसी आपके महीने में एसएससी ने 2026 का जल्द ही जारी करने वाला है आपका एग्जाम कैलेंडर। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वैकेंसियां हैं, आपकी भर्तियां हैं, कोई भी कमी नहीं होगी। इनके अलावा आपका बैंक सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, काफी आपकी वैकेंसियां साल भर दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों इस बार मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि वैकेंसियों की भरमार है, भर्तियों की भरमार इस बार वापस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ में, इसी इंफॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको वो इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हो सारी मैंने दे दी है और आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी को कोई प्रकार की समस्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप हमारी वीडियो चैनल है वो वीडियो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिलेंगे, एक इंस्टाग्राम का, एक हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां पे भी आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आपको वो सभी प्रकार की वैकेंसियों की नोटिफिकेशन, साथ में उनके द्वारा कोई अपडेट आता है, रिजल्ट आता है, या फिर आपका आंसर की, आपके एडमिट कार्ड, सभी प्रकार के लिंक और आपके पीडीएफ, आपके डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड कर दिए जाते हैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे अगर कंप्यूटर संबंधित कोई क्लासेज लेनी है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, या फिर स्टेनो से संबंधित कोई आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई क्लासेज, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक हमारा नया चैनल है दूसरा, ठीक है, समृद्धि क्लासेज के नाम से, वहां पे आपको जाना है। वहां पे आपको कंप्यूटर से संबंधित कोर्स मिल जाएंगे। आपके आगामी आने वाले एलडीसी जो भर्ती है, जिसकी एग्जाम 5-6 जुलाई को होने वाली है, तो दोस्तों जल्दी उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, और जल्द ही आपके लिए पूरा संपूर्ण सिलेबस का कोर्स है वो लाया जा रहा है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान और करंट और आपके और संबंधित चीजें हैं
जो आपको देखने को मिलेगी। पर दोस्तों अगर आप चाहते हो जल्द ही ये चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाए तो दोस्तों आपका साथ, आपका प्यार इस चैनल पे होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइबर और शेयर ज्यादा करोगे दोस्तों, उतनी जल्दी आपके लिए वो सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप इसी चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रिजल्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।